अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम लोग सऊदी अरमको के स्काफोल्डिंग सुपरवाइज़र और स्काफोल्डिंग इंस्पेक्टर के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के बारे में जानेंगे कि सऊदी अरमको में स्काफोल्डिंग सुपरवाइज़र और स्काफोल्डिंग इंस्पेक्टर से रिलेटेड कौन कौन से प्रैक्टिकल्स में एग्ज़ाम में स्काफोल्डिंग दिए जाते हैं, उसमें क्या क्या करना होता है, कैसे हम लोगों को एग्ज़ाम को टैकल करके उसको पास करना है। चलिए जानते हैं इस वीडियो में। तो स्काफोल्डिंग सुपरवाइज़र और इंस्पेक्टर का जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है उसमें दो टाइप के स्काफोल्डिंग पूछे जाते हैं। उसमें दो टाइप के जो स्काफोल्डिंग्स होता है उसमें फॉल्ट्स फाइंड करना होता है और उसके करेक्टिव एक्शन लिखना है। जो एक चेकलिस्ट मिलता है उस चेकलिस्ट में एक साइड जो होता है वो हमारा फॉल्ट्स होता है, जो इसका फोल्डिंग में फॉल्ट्स होते हैं, कुछ भी फॉल्ट्स हो सकता है। और एक साइड जो है हमारा, अगर हमने कोई फॉल्ट्स पकड़ा तो उसके करेक्टिव एक्शन क्या है। अगर किसी भी इसका फोल्डिंग में अगर कोई फॉल्ट्स है तो उसका सही एक्शन क्या होगा वो भी हमें उसमें मेंशन करना होता है। तो चलिए जानते हैं किस टाइप के दो इसका फोल्डिंग्स आते हैं और कितने मिनट समय मिलते हैं उस एग्ज़ाम को लिखने के लिए। चलिए जानते हैं। तो इसका फोल्डिंग जो सुपरवाइज़र और इंस्पेक्टर का जो प्रैक्टिकल्स होता है उसमें दो टाइप का इसका फोल्डिंग पूछा जाता है। एक जो होता है हमारा बेस सपोर्टेड इसका फोल्डिंग हो गया या फिर इंडिपेंडेंट इसका फोल्डिंग से रिलेटेड, और दूसरा जो हमारा अंडर हंग या फिर सस्पेंडेड इसका फोल्डिंग। तो हमारा इंडिपेंडेंट या बेस सपोर्ट इसका फोल्डिंग में जो आता है मोबाइल इसका फोल्डिंग हो गया, टावर इसका फोल्डिंग हो गया, 6 पोस्ट का इसका फोल्डिंग, ब्रिज इसका फोल्डिंग हो गया। या इस तरह के जो हमारा एक इंडिपेंडेंट या बेस सपोर्ट इसका फोल्डिंग में इसका फोल्डिंग होता है उसमें से कोई एक आपको दिया जाएगा। चाहे वो कोई भी हो सकता है, मोबाइल का फोल्डिंग हो सकता है, टावर्स का फोल्डिंग हो सकता है, या फिर 6 पोस्ट का हो सकता है, या 8 पोस्ट का हो सकता है, या फिर कोई ब्रिज का इसका फोल्डिंग हो सकता है। इस तरह में से किसी भी एक आपको रेंडमली आपको असाइन कर दिया जा सकता है। तो उस चेकलिस्ट में आपको क्या करना, उस जो चेकलिस्ट आपको मिलेगा उसमें एक साइड जो हमारा फॉल्ट्स होते हैं और एक साइड हमारा करेक्टिव एक्शन होता है। तो उसको हमें जो फॉल्ट्स आइडेंटिफाई करके उसके करेक्टिव एक्शन लिखना है। बट एक चीज़ का खास तौर का ख्याल रखना है कि जो टाइम है वो टाइम बाउंडेड होता है। हमारे पास सिर्फ 40 मिनट्स होते हैं जो दोनों पेपर करने के लिए, इंडिपेंडेंट हो गया या फिर बेस सपोर्ट या फिर अंडर हंग इसका दोनों इसका फोल्डिंग को मिला के 40 मिनट मिलते हैं और एक इसका फोल्डिंग का मिनिमम 20 मिनट्स मिलते हैं। तो अगर आपको कोई भी इसका फोल्डिंग दिया जाता है तो फर्स्ट आप किसी भी टावर्स का फोल्डिंग अगर आपको असाइन किया जाता है तो आपको कम से कम ये इंश्योर करना है कि उस 20 मिनट से ज़्यादा उसमें टाइम नहीं देना। उस 20 मिनट्स के अंदर ही आपको जो उसमें जो फॉल्ट्स है उसको आइडेंटिफाई करना है और उसके करेक्टिव एक्शन लिखना है। और जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि उसमें कितने फॉल्ट्स होते हैं ये कैसे पता चले। तो नॉर्मली जो ये कोई एक स्टैंडर्ड नहीं है कि हमको कहा कि वो 4 फॉल्ट हो सकता है या 5 फॉल्ट हो सकता है या फिर 6 हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है उनका एक। लेकिन नॉर्मली जो 5 से 6 ऐसे फॉल्ट्स होते हैं तो ये कभी भी हो सकता है। किसी भी इसका फोल्डिंग में 3 फॉल्ट्स होते हैं, किसी में 5 भी होते हैं, किसी में 7 फॉल्ट भी होते हैं। तो कोई भी कंफर्म नहीं बता सकते कि किसी भी इसका फोल्डिंग में कितने फॉल्ट्स है। ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि उन्होंने कितना फॉल्ट दिया हुआ है एक इसका फोल्डिंग में। तो फॉल्ट जो होता है हमेशा माइनर फॉल्ट को नहीं चेक करें, हमेशा जो है मेजर फॉल्ट्स होता है उसमें कोई भी इसका फोल्डिंग में माइनर फॉल्ट्स को हम लोग वो केयर नहीं करते हम। लेकिन सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट होता है वो सबसे मेजर फॉल्ट, जो भी मेजर फॉल्ट्स होता है उसको हमें आइडेंटिफाई करके उसके करेक्टिव एक्शन को लिखना है। क्योंकि माइनर फॉल्ट को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं लेकिन मेजर फॉल्ट जो होता है वो जो मोस्टली मेजर फॉल्ट होता है, जैसे किसी भी गार्ड रेल मिसिंग हो गया या फिर टो बोर्ड सिक्योर नहीं है या फिर जो हैंड रेल्स है या मिड रेल है वो बाहर की साइड से लगाया हुआ, इस तरह के कोई मेजर फॉल्ट्स को ही हमें लिखना है। माइनर फॉल्ट्स को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं उसको। अगर आपके पास कॉलम में इतना स्पेस है आप उसको लिख सकते हैं तो आप लिख सकते हैं। बट मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है और सजेशन यही है कि जो हमारे तरफ से जो कंपनी से जितने भी एग्ज़ाम दे के आए वो उनका यही रिकमेंडेशन था कि उसमें जो फॉल्ट्स होते हैं वो मेजर फॉल्ट्स होते हैं, मेजर फॉल्ट्स को ही लिखना होता है और उसको ऐसे लिखना होता है कि उसको शॉर्ट में करके आप उसको एक्सप्लेन कर सको। ऐसा नहीं है कि आप एक, क्योंकि उसमें जो चेकलिस्ट होता है वो उसमें इतना स्पेस नहीं होता है कि आप उसको डिटेल में एक्सप्लेन करो। उसमें क्या एक शॉर्ट पॉइंट्स में ही आपको फॉल्ट भी आइडेंटिफाई करना है और शॉर्ट पॉइंट्स में ही आपको उसके करेक्टिव एक्शन देना है। ऐसा नहीं कि आप उसमें कोई भी एक फॉल्ट मिला आपने उसमें 2-3 लाइन लिख दिया। एक ही फॉल्ट में सिर्फ एक सेंटेंस में हो सके एक लाइन के अंदर ही आपके जो फॉल्ट्स है वो ख़त्म होने चाहिए और उसके जो करेक्टिव एक्शन है वो भी एक लाइन के अंदर ही आपको उसको फिनिश करना है। ऐसा नहीं है कि उसको आगे पीछे में करके डबल लाइन करके आप लिखो। क्यों उसमें आप लिखेंगे तो वो आपको उतना स्पेस नहीं होगा, स्पेस से बाहर जाएगा तो वो आपको फेल कर देगा। इसलिए जो भी उसके करेक्टिव एक्शन है या फिर उसके जो फाइंडिंग है आपके मेजर फॉल्ट्स है उसको शॉर्ट में ही लिखिए, उसको ज़्यादा लेंदी नहीं करें। और टाइम का ख्याल रखें कि
20 मिनट से ज़्यादा आप कोई भी स्काफोल्डिंग में नहीं लें, क्योंकि अगर आप एक स्काफोल्डिंग में 20 मिनट से ज़्यादा ले लेते हैं, 30 मिनट्स ले लेते हैं, तो दूसरे स्काफोल्डिंग के लिए 10 मिनट्स मिलेगा। तो उस 10 मिनट्स में आप जो दूसरा स्काफोल्डिंग है, आप उसके जो मेजर फॉल्ट है वो आइडेंटिफाई करके उसका करेक्टिव एक्शन सही से नहीं लिख सकते। इसलिए टाइम मैनेज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। तो आप यही माइंड में सेट करके जाए कि 20 मिनट्स में एक स्काफोल्डिंग को उसके मेजर फॉल्ट्स आइडेंटिफाई करने हैं और उसके करेक्टिव एक्शन भी लिखने हैं। दूसरा जो आप अंडर हंग स्पॉलिंग, ये सब जो होता है, इसमें सस्पेंडेड स्काफोल्डिंग हो गई, इसमें भी सेम चीज़ होता है। इसमें भी आपको कोई भी अंडर हंग स्काफोल्डिंग दिया जाएगा, उसमें भी मेजर फॉल्ट्स को ही आपको फाइंडिंग करने होते हैं उस चेकलिस्ट में। और मेजर जो फॉल्ट्स होते हैं उसमें अंडर हंग में क्या होता है कि जो नॉर्मली मैं एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ कि अंडर हंग में क्या होगा कि कोई भी अंडर हंग स्काफोल्डिंग हम लोग बनाते हैं ना, सस्पेंडेड बनाते हैं, तो उसमें चेक कपलर का बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, चेक कपलर को लगाना। तो वहाँ पे वो क्या करेंगे, वो चेक कपलर को नहीं लगाते। वहाँ पे दूसरा चीज़ क्या कर सकते हैं, चेक कपलर को जगह पे सिवल का इस्तेमाल किया जा सकता है, सिवल लगाया जा सकता है। और इसके प्लान ब्रेस का इस्तेमाल नहीं कर सकता। वो एक मेजर फॉल्ट होता है कि उसमें प्लान ब्रेस नहीं लगाए, प्लान ब्रेस सिवल के साथ लगा सकता है वो लोग। तो ये एक तो इस तरह के एक मेजर फॉल्ट होते हैं अंडर हंग में, या फिर किसी भी तरह के कोई भी स्काफोल्डिंग में। तो मेजर जो फॉल्ट होता है इस तरह के फॉल्ट होते हैं, कोई भी छोटे मोटे फॉल्ट नहीं होते जो ऐसे, क्योंकि उसका जो मार्किंग है ना वो लोग नहीं करते उनका, क्योंकि माइंड में क्या होता है कि जो मेजर फॉल्ट है वही मेजर फॉल्ट जो हमारा एग्जामिनर है वो उनको चाहिए मेजर फॉल्ट। जो नॉर्मल फॉल्ट होता है जिसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, उससे कोई स्काफोल्डिंग को इफेक्ट नहीं पड़ता है, उसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन जो स्काफोल्डिंग में इफेक्ट कर सकता है, उसकी रेजिडिटी को कम कर सकता है, स्काफोल्डिंग को प्रोसीजर के हिसाब से बाहर ले जा सकता है, उसको हमें आइडेंटिफाई करके उसके करेक्टिव एक्शन को लिखना है। और इसमें भी जो है हमें 20 मिनट्स का ही टाइम रखना है, क्योंकि इससे ज़्यादा वो लोग टाइम से देते नहीं हैं। तो इस तरह से जो हमारा स्काफोल्डिंग सुपरवाइज़र और इंस्पेक्टर का प्रैक्टिकल एग्जाम में एक तरह के क्वेश्चन आता, जो प्रैक्टिकल होता है, इस तरह के क्वेश्चन को हमें इस तरह से प्रैक्टिकल एग्जाम में स्काफोल्डिंग जितने भी होते हैं उसके आंसर इस तरह से हमें लिखना होता है। मेरे पास अभी स्काफोल्डिंग सुपरवाइज़र और इंस्पेक्टर का जो चेकलिस्ट होता है वो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कहीं से मेरे को अगर स्काफोल्डिंग सुपरवाइज़र और इंस्पेक्टर का चेकलिस्ट मिलेगा तो मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको शेयर करूँगा उसमें क्या क्या होते हैं। तो मेरे को सिर्फ अभी जो नॉर्मल है मैं चेकलिस्ट से रिलेटेड मैं आपको बता देता हूँ कि उसमें जो क्या होता है। कम से कम उसमें कोई भी स्काफोल्डिंग का फॉल्ट आइडेंटिफाई करने का जो सबसे मेन और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होता है कि आप कोई भी स्काफोल्डिंग को हमेशा बॉटम से ही आप उसको इंस्पेक्ट करें। क्योंकि कोई भी स्काफोल्डिंग एज अ सुपरवाइज़र मैं कभी भी स्काफोल्डिंग को टॉप साइड से इंस्पेक्ट नहीं करता हूँ। हमेशा मैं एज अ जो मैं अपने फील्ड का मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैं एज अ स्काफोल्डिंग सुपरवाइज़र हमेशा अपना कोई भी स्काफोल्डिंग इंस्पेक्ट करने से पहले उसको मैं हमेशा बॉटम से जाता हूँ कि उस बॉटम में क्या है, उसको बेस से ही उसको उसमें जो है फॉल्ट आइडेंटिफाई करके टॉप तक जाना चाहिए। वही एक सबसे बेस्ट और इम्पोर्टेंट जो तरीका है जिससे आप सही और सिक्योर जो है बिल्कुल करेक्टिव जो उसके फॉल्ट्स है वो आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अगर आप टॉप से बॉटम तक आएंगे तो वो सिक्योरली सही नहीं है, एक तरीका नहीं है इसका फोल्डिंग इंस्पेक्ट करने का। तो वहाँ पे आप जब आएंगे तो वहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें मिसिंग होने लगेंगे। तो इसलिए आप जब चेकलिस्ट लेंगे ना तो कोई भी इसका फोल्डिंग का जो बॉटम है ना बेस से ही आप इसका फोल्डिंग को इंस्पेक्ट करके उसके किकर लिफ्ट तक, बेस लिफ्ट तक, ब्रेस, ये सब चीज़ चेक करते हुए वन बाय वन ही आप स्टेप ऊपर जाएं। जैसे हम लोग जब इसका फोल्डिंग कंसिडर करते हैं तो सबसे लास्ट में हम लोग क्या होता है लेडर को इंस्टॉल करते हैं। तो ऐसे ही सबसे लास्ट में आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो जैसे लेडर हो गया ये सब चीज़ को हमेशा लास्ट में इंस्पेक्ट करना है। तो ये सेम चीज़ होता है वहाँ पे एग्ज़ाम में भी आपको ऐसा ही जो चेकलिस्ट मिलेगा उसमें ऐसा ही होगा कि आपको बेस से इंस्पेक्शन करने का मिलेगा और लास्ट में आपका लेडर पे आपका चेकलिस्ट ख़त्म हो जाएगा। तो वहाँ पे आपको इस तरह से इंस्पेक्ट करना है। इस चीज़ को बहुत ही आपको फ्रेश माइंड में ध्यान रखना है कि कोई भी इसका फोल्डिंग का इंस्पेक्शन अगर आपको एज अ स्काफोल्डिंग सुपरवाइजर इंस्पेक्टर आप प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए देने जा रहे हैं तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट यही होता है कि आप स्काफोल्डिंग को हमेशा बेस से ही आप उसको इंस्पेक्ट करो। क्योंकि आप बेस से नहीं इंस्पेक्ट करेंगे तो स्काफोल्डिंग में करेक्ट जो मेजर फॉल्ट है आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो मेरा जो अपना जो एक्सपीरियंस है और आप लोगों का जो मेरी तरफ से एक सजेशन यही है कि आप लोग कोई भी कभी भी स्काफोल्डिंग सुपरवाइजर और इंस्पेक्टर का प्रैक्टिकल के लिए जा रहे हैं तो उसमें हमेशा ये चीज़ का खास तौर का ध्यान रखें कि कोई भी जो इंस्पेक्शन है आपको जो भी कोई भी टावर आए या फिर 6 पोस्ट का या फिर 8 पोस्ट का या ब्रिज का, कहीं पे भी कोई मसला नहीं आता। मसला कब आता है जब आप
जो एक प्रोसेस होता है उसको आप बाईपास करके आप जल्दीबाजी में कहीं से भी इसका फोल्डिंग आपको कोई फॉल्ट नज़र आया, आपने वहाँ पे लिख दिया लेकिन बॉटम को आपने ध्यान दिया नहीं। तो बॉटम से लेकर के टॉप तक ही आप इंस्पेक्शन करें इसका फोल्डिंग का। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका फोल्डिंग सुपरवाइज़र और इंस्पेक्टर का प्रैक्टिकल का जो चेकलिस्ट होता है, किस तरह से जो उसका चेकलिस्ट में फॉल्ट्स ये होते हैं, एक साइड में फॉल्ट्स होता है और उसका एक साइड में करेक्टिव एक्शन होता है, वो किस तरह से दिखता है और कैसे कैसे उसमें किस किस का स्टेप्स होता है, कौन कौन से स्टेप्स आते हैं और उसमें करेक्टिव एक्शन क्या है, फाइंडिंग क्या है, उसके करेक्टिव एक्शन क्या है। और किसी का माइंड में एक क्वेश्चन आता हुआ है, अगर जैसे कोई इसका फोल्डिंग है उसमें 5 या 6 फॉल्ट है लेकिन उसमें कुछ सही भी तो होंगे, तो फिर वहाँ पे क्या लिखना है। तो अगर कहीं पे भी इसका फोल्डिंग में कोई करेक्टिव एक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं, अगर कोई फॉल्ट नहीं है, जैसे कोई भी पोस्ट है, पोस्ट बिल्कुल ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसमें आप क्या लिख सकते हैं, ओके लिख सकते हैं। उसका करेक्टिव एक्शन में भी आप ओके लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि उसमें कोई फॉल्ट्स नहीं है, उसका करेक्टिव एक्शन भी कुछ नहीं चाहिए। तो आप उसमें इस तरह से फिल कर सकते हैं, जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे उसमें फॉल्ट है तो वहाँ पे आप उसके फॉल्ट्स लिखें और वहाँ उसके आगे जो करेक्टिव एक्शन है वहाँ पे उसका करेक्टिव एक्शन क्या सही होना चाहिए वो लिखिए। अगर कहीं पे इसका फोल्डिंग ओके है, जैसे कोई गार्डरेल से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा गया तो उसमें गार्डरेल में कोई फॉल्ट्स है, अगर गार्डरेल में कोई फॉल्ट्स नहीं है तो आप वहाँ पे ओके करके फिर करेक्टिव एक्शन में भी ओके डाल सकते हैं। ये एक्सेप्टेबल्स है और इसका कोई मार्किंग आपको कटेगा नहीं और आप इसमें कोई भी वो घबराने की बात नहीं। अगर कोई भी इसका फोल्डिंग में कोई फॉल्ट्स नहीं है, जैसे आपको गार्डरेल से हो गया या प्लैंक से रिलेटेड अगर कोई भी फॉल्ट नहीं है तो आप वहाँ पे ओके लिख करके उसके करेक्टिव एक्शन के आगे भी ओके लिखें, लेकिन खाली नहीं छोड़े। कोई भी कॉलम को खाली नहीं रखना, उसमें कुछ ना कुछ लिख नहीं है। क्यों आप खाली रख देंगे तो इसका मतलब उससे ये पता चले, उसको ये लगेगा एग्जामिनर को कि आपको इसको मालूम नहीं है इसलिए आपने इसको लिखा नहीं। तो इस चीज़ को आप लोगों को खास तौर पे ध्यान रखें। कोई भी कॉलम, जैसे उसमें कॉलम होता है ना, जैसे पोस्ट का हो गया, रनर का हो गया, अगर रनर ओके है, सही है, तो रनर में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप रनर में ओके लिखे, उसको खाली ब्लैंक नहीं छोड़ना, ब्लैंक किसी भी ऑप्शन को नहीं छोड़ना, उसमें कुछ ना कुछ लिखना। अगर कोई फॉल्ट है तो फॉल्ट लिखे, अगर कोई फॉल्ट नहीं है तो आप उसको ओके कर सकते हैं, लेकिन उसको खाली नहीं लिखना है, खाली नहीं छोड़ना उसको। तो ये रहा, आपको मैंने आपको इसका फोल्डिंग सुपरवाइज़र और प्रैक्टिकल के बारे में कुछ बताया है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका फोल्डिंग सुपरवाइज़र और इंस्पेक्टर का जो प्रैक्टिकल का जो चेकलिस्ट होता है, जो आंसर शीट होता है जिसमें कैसे फॉल्ट्स लिखा जाता है और कैसे उसका करेक्टिव एक्शन होता है, वो दिखता कैसे है और वो कितना स्पेस होता है, वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो अपलोड करके आपको दे दूंगा मैं इंशाल्लाह। और आप लोगों को इसके लिए रिलेटेड और एक अलग से सेपरेट मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें कैसे हम लोग फॉल्ट्स आइडेंटिफाई करते हैं और उसका करेक्टिव एक्शन कैसे लिखते हैं, क्या क्या पॉइंट्स हम लोग लिखते हैं और कैसे सॉर्ट किया जा सकता है, वो भी डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू।